कंजर्वेशन ऑफ मास को फिर से बताने के लिए बोला जा रहा है। देखो, पूरे यूनिवर्स में मास जो है वो कंजर्व है। मतलब ये है कि ना तो अपन कोई मास क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, ना ही मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल उसका स्वरूप चेंज होता है, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है वो। और ये केमिकल रिएक्शन में भी लागू है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है जिसको समझाने को बोला जा रहा है। देखो ये एग्जाम्पल 1.2 जो बुक में है, ऑन हीटिंग 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एट NTP 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन and 14 gram calcium oxide is left. Prove that these data justify that law of chemical combination. मतलब हमको ये दर्शाना है कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को अपन गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, मतलब CaO + CO2 में टूट जाता है। अब हमको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ NTP पर 1 मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ये तुम पढ़े होगे 10th वगैरह में, याद होगा तब तो ठीक है, अब नहीं तो इसको पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बस अभी इतना याद रखो कि NTP पर किसी भी गैस के 1 मॉलिक्यूल जो होता है वो 22.4 लीटर जगह ऑक्यूपाई करता है। 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम होता है। अब देखो, 1 मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना है। इसमें बोला है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, 5.6 लीटर। तो कितना वेट होगा उसका, कितना मास होगा, ये कैलकुलेट करना है हमको। अब यहाँ पे ये फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल जो है 22.4 लीटर जगह घेरता है कह के, क्योंकि उसमें लीटर में दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, वेट ऑफ 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP 22.4 लीटर जो आयतन होगा वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होगा, कैसे निकालोगे। कार्बन का वेट प्लस 2 एटम ऑक्सीजन का वेट। कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16 होता है, तो 2 एटम का 16 2 जा 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2, C का 12, ऑक्सीजन का 32, टोटल करो तो 44 आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो 44 ग्राम होता है और उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो देखो, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 1 लीटर वॉल्यूम वाले कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होगा, कैसे निकालेंगे, यही तो इसमें समझना है। देखो, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल 22.4 लीटर। देन मास ऑफ 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन बाय 44 डिवाइडेड बाय 22.4। तुम ऐसा समझो, हम यूनिट फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ऐसा समझ लो 5 दर्जन केले की कीमत 300 रुपये है। 5 दर्जन केले की कीमत 300 रुपये है। अब तुमको बोलता है कि 1 दर्जन केले की प्राइस क्या होगा, निकालो। तो कैसे करोगे कि भाई 5 डजन रेट ऑफ या कास्ट ऑफ 5 डजन बनाना इक्वल 300 रुपीज़। देन द कास्ट ऑफ 1 डजन बनाना इक्वल 300 डिवाइडेड बाई 5। तो सेम है ऐसे यहाँ पे कि 44 ग्राम मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो 1 लीटर में कितना मास होगा, कैसे निकालोगे, 44 डिवाइडेड बाई 22.4। 44 ग्राम इक्वल 22.4 से डिवाइड करोगे तो इधर आ जाएगा 1 लीटर, इधर आ जाएगा 44/22.4, ठीक है ना।
ठीक वैसा ही है जैसे अपन 1 दर्जन केले की कीमत निकालें। अब ये क्या बोला है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है बताया है क्वेश्चन में। देखो 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ला तो पेन कापी दो तो बता देता हूँ। देखो मास ऑफ 44 ग्राम, 44 ग्राम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि 44 ग्राम है। इसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ठीक है, LIT आ रही है। अब देखो इतने ग्राम का वॉल्यूम इतना होता है, तो यूनिट वॉल्यूम मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इक्वल क्या होगा, इतना से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है ना, इधर 1 का निकालना है तो इसको इधर लाना है, 1 ग्राम का वॉल्यूम निकालना होता तो इसको इधर ले जाते हैं। हमको क्या करना है, 1 लीटर का मास निकालना है। तो इधर 1 लीटर कब आएगा, जब 22.4 से डिवाइड करोगे, तो दोनों तरफ 22.4 से डिवाइड कर दिए, तो इधर आ गया 44 डिवाइडेड बाई 22.4, इधर आ गया 1 लीटर, तो 1 लीटर का मास इतना होगा। अब इसमें देन मास ऑफ 5.6 लीटर। अब 1 लीटर का मास इतना है, तो इतना लीटर का निकालने के लिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 1 केले का कीमत 5 रुपये है, तो 12 केले का कीमत निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 12 × 5 करोगे। यस सर। तो वैसा ही है कि 1 लीटर का मास इतना है, तो इतने लीटर का कितना होगा, इतना इंटू इतना। ये मेरे ख्याल से 1 जा और 4 जा जाएगा, और 4 1 जा 4 11 जा जाएगा, मतलब 11 ग्राम आ रहा है क्या, देखो तो 5.6 लीटर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मास होगा 11 ग्राम। और बोला है कि एक ठो का मास तो खुद दे रखा है कि 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यस सर। किसको, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, तो देखो 11 ग्राम कार्बन, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो 11 और 14, 11 + 14 क्या होगा, 25। हाँ, तो आखिर 25 आ गया ना। यस सर। ये बोला था कि 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम जलाते हैं तो हमको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जो कि कैलकुलेट करके निकाले हैं। और एक खुद दिया हुआ है कि 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, तो उसको जलाने पे 11 कार्बन डाइऑक्साइड बना और 14 ग्राम जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड बना। दोनों को जोड़ दिए तो टोटल 25 ग्राम हो रहा है, और उतना ही को हमने जलाया था, देख 25 ग्राम को। तो मास कहाँ लॉस हो रहा है, जितना हमने जलाया था उतना ही मास हमको मिला है। बस बात यह है कि 2 अलग अलग कंपाउंड में मिला है। यहाँ एक ही कंपाउंड था, वो था कैल्शियम कार्बोनेट, और वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिला, लेकिन उसका भी मास 25 ग्राम ही था। इसका मतलब ये है कि मास जो है कंजर्व होता है, मास को अपन ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही नया कोई मास प्रोड्यूस कर सकते। केवल मास को गैस में, गैस को मास में, मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में किस में कन्वर्ट होता है, वो एटॉमिक फ्यूजन और फिजन में। परमाणु विखंडन और संलयन हिंदी में बोलते हैं। संलयन का मतलब है 2 एटम का आपस में जुड़ना, और विखंडन का मतलब है 1 एटम का 2 फाड़ होना, टूटना। टूटना और बिखरना, हाँ एक ही बात है, बिखरना नहीं, फिर बिखरना कहाँ बोला हूँ मैं, जुड़ना। 2 एटम आपस में जुड़ते हैं तब भी मास में लॉस होता है, और वो जो मास में लॉस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो भी आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc² के हिसाब से, where m is the loss of mass and c is the speed of light। तो ये एग्जाम्पल्स ये समझाया है कि कैसे कंजर्व होता है मास। हम कंजर्वेशन ऑफ मास में वही पढ़े हैं। अब कुछ नेक्स्ट भी तो पढ़े थे शायद, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी पढ़े थे अपन, है ना।
कांस्टेंट प्रॉपर्शन क्या है कि तुम कहीं से भी कोई भी एक फिक्स सब्सटेंस पानी कहीं से भी उठाओ, उसके जो एलिमेंट्स हैं जिससे वो बना हुआ है उनका जो रेशियो है वो हमेशा एक ही होगा। इन एनी केमिकल कंपाउंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट फ्रॉम वेट पॉइंट ऑफ व्यू आर ऑलवेज फिक्स्ड रेशियो। द्रव्यमान के हिसाब से उनका जो अनुपात है, जो रेशियो है, हमेशा सेम होता है। जैसे पानी का H2O होता है ना, तो 2:16, H 2 है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 16, माने सॉल्व करेंगे तो 1:8 होगा। अब वो पानी कहीं से भी लाओ, उसका तुम दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मास का रेशियो निकालोगे तो उतना ही चाहिए। तो ये रेशियो जो है फिक्स होता है, यही बता रहा है। अब इसमें भी एग्जांपल लेके समझाया है, देखो। वाटर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस लाइक रिवर, क्या है, फाउंटेन, ponds, well, lake, etc. was analyzed after its purification. After analysis, each sample of water gave mass of hydrogen and oxygen in the ratio of 2:16 means 1:8. सीधा सीधा है, पानी कहीं से लाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और 1:8 होता है। और इस तरह से किसी भी एक कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, जिस एलिमेंट से वो बना है, उसका मास का रेशियो हमेशा सेम होगा। ठीक है? यस सर। अब ये भी एग्जांपल देके समझा, यहाँ तक तो कल पढ़े थे, ऐसा याद आ रहा है मेरे को। मल्टीपल का वो उसमें भी आए थे, मल्टीपल वाले में, मल्टीपल प्रॉपर्शन। हाँ, तो चौथे को लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉपर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रॉपर्शन। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टे अनुपात का नियम क्या है, देखो। पहले तो ये कहना क्या चाह रही है यही समझो। जैसे देखो, मान लो दो कंपाउंड बनता है, जैसे बोल रहा है वेट ऑफ 2 एलिमेंट से A and B which separately combined with a fixed weight of third element C। देखो A और B दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है, और दोनों तीसरे एलिमेंट C से कंबाइंड हो रहे हैं। हाँ हाँ, दो एलिमेंट A और B है और दोनों तीसरे एलिमेंट C से रिएक्शन कर रहे हैं या कंबाइंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, combined with a fixed weight of third element C are either the same a simple multiple of the weight of A and B in which they combine with each other। अब एग्जाम्पल से तुम समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे। जैसे मान लो मीथेन है, जिसका फार्मूला होता है CH4। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन 4 ठो है और कार्बन 1 ठो है, माने 12 है इसका। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, कार्बन का होता है 12। अब 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, तो हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो 4:12 हुआ। अब H2O में अपन देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:16 हुआ। उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, इसका 4 है ना तो इसको भी 4 लाया है, तो 2 से 2 का 2 से मल्टीप्लाई करने से 2:16 है। डोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4:32 हो जाएगा। तो दोनों में हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है उसको 4 ग्राम किया है। तो देखो मीथेन में 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 12 ग्राम कार्बन से रिएक्शन करता है, और पानी में 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो वे 12:32 में ही रिएक्शन करेंगे। दोनों में जो कॉमन है ना हाइड्रोजन, उसको हटा दें। जैसे देखो हाइड्रोजन किससे किससे रिएक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे कार्बन जो है यहाँ पे मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन आपस में रिएक्शन करते हैं 4:12 में, जबकि पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है 4:32 में। कॉमन क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे रिएक्शन कर रहा है, पहले कार्बन से और फिर दूसरे में ऑक्सीजन से। तो दोनों में हाइड्रोजन जो है
कार्बन में क्या हो रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन से रिएक्शन कर रहा है, और पानी में क्या हो रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो उसमें का 12 इसमें का 32 है ना, दोनों का 4 4 कॉमन हटा दिए, तो 12:32 के रेशियो में रिएक्शन होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। ये डायग्रामेटिकली भी समझाने की कोशिश किया है, देखो डायग्राम से समझने की कोशिश किया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक कॉमन है दोनों में। CH4 में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो 4:12 है, और H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:16 है, या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4:32 है, ठीक है ना। तो ये क्या किया, दोनों में हाइड्रोजन के मास को सेम किया। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन हटेगा वहाँ से, तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के 4-4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, देखो कि ये देखो 12:32 होना चाहिए था, तो क्या लिख दिया, हाँ ये तो लिखा तो है। कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें से हाइड्रोजन को हटा दें तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 12:32 में आपस में रिएक्शन करेगा। कॉमन एलिमेंट को हटाते हैं ना, मान लो तुम ऐसा समझो उसको, कॉमन एलिमेंट को यदि हम डिस्प्लेस करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेम मास, जिन दो मास से रिएक्शन किया है, तो वो जो दो अलग अलग मास है वो आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो उसी रेशियो में रिएक्शन करेंगे जितना में वो कॉमन एलिमेंट का एक निश्चित मास रिएक्शन कर रहा था। कॉमन एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 4 12 कार्बन और हाइड्रोजन का 4 32 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो हाइड्रोजन को हटा दें तो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो वो 12:32 होगा, ऐसा कहना है इसका। इसी को रेसिप्रोकल रेशियो कहता है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्शन। हाँ उल्टा, हाँ तो उल्टा ही तो हुआ इसमें। अब एग्जाम्पल ये दिया है, छोड़ो और बाद में उधर एक्सरसाइज का तो देखेंगे ही। अब ये गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, देखो इस समझने की ज़रूरत है, इसी में निकाला है, शायद नहीं निकाला क्या है। 22.4 लीटर होता है 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। खैर गैसियस, यदि मान लो रिएक्शन गैस के फॉर्म में होता है तब क्या होगा, देखो ये गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बोल रहा है। स्टेटमेंट क्या है पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो व्हेन गैसेज रिएक्ट टुगेदर, दो गैस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दे डू नॉट इन वॉल्यूम्स which bear a simple ratio of one another and to the volume of the gaseous product provided. All measurement were made under similar condition of temperature and pressure. या ये कह सकते हो कि ताप और दाब यदि कांस्टेंट बना रहे तो गैसेस जो है आपस में जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उनका रेशियो जो है वो सिंपल रेशियो होता है, मतलब पॉइंट में नहीं रहेगा 1.2:2, 1.75:3 ऐसा नहीं रहेगा, 1:2 ऐसा कंप्लीट नंबर में रहेगा रेशियो। अब ये क्या बोलता है, जैसे एग्जांपल से समझते हो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ध्यान से इस उदाहरण को, ये जो कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, आपस में हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। हाइड्रोजन भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन H2 1 वॉल्यूम है, H2 मतलब एक मॉलिक्यूल है तो उसका 1 वॉल्यूम ले लिया, और Cl2 भी 1 वॉल्यूम है। इधर जब रिएक्ट करके 2 HCl बना रहा है तो 2 वॉल्यूम HCl हुआ ना, 2 HCl का मॉलिक्यूल बन रहा है। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। तो इनका रेशियो क्या हुआ, देखो 1:1:2, ठीक है। माने सिंपल रेशियो में है ये, 1:1.5:3.7 ऐसा नहीं है, कंप्लीट रेशियो में है, कंप्लीट डिजिट होगा। ये 1 2 3 4 5 ऐसा ही होगा, 1.5 2.5 पौने 3 ऐसा नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है
कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में देखो, नाइट्रोजन का एक मालिक्यूल मतलब और 3 मालिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मालिक्यूल अमोनिया बना रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 मालिक्यूल है तो 1:3, हाइड्रोजन 3 ठो है तो, और अमोनिया 2 ठो है तो 1:3:2, सिंपल रेशियो है ना। तो यही बोला है कि जब गैसेज आपस में रिएक्ट करेंगे, हाँ पॉइंट में रहता है वो सिंपल नहीं रहता। गैसेज आपस में मिलकर यदि रिएक्शन करके कोई तीसरा चीज़ बनाते हैं, तीसरा कंपाउंड बनाते हैं, तो उन सब का जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो होगा, मीन्स 1:2:3 या 1:3:5, कंप्लीट डिजिट में होगा रेशियो, डेसिमल पार्ट में नहीं होगा, ये कहना है इसका। अब यहाँ पे आ गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या होता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? देखो, एटम का जो क्या होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब इधर ही से शुरुआत हुआ है। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में शोध करना, जानकारी लेना। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एटम का भी स्वयं का अपना स्ट्रक्चर होता है ना, उसका भी एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट में राउंड राउंड घूमते रहते हैं। और आजकल तो न्यूक्लियस में और कई प्रकार के पार्टिकल, बीटा ट्रान, गेमा रेज और क्या क्या सब बहुत सारा खोज डाले हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? देखो, ये 1818 में जॉन डाल्टन जो है वो इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ये इन 1808 जॉन डाल्टन ऑफ इंग्लैंड गेव अ थ्योरी बाय विच, थ्योरी दिया था इसमें, बाय विच स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड। ये ऐसा थ्योरी दिया था जिसके सहयोग से हम इंटरनल स्ट्रक्चर, एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और रूल ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में बेहतर समझ सकते हैं। अब क्या दिया था ये ध्यान से सुनो। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर, जो तथ्य जो दिया था वो ऐसा है। फर्स्ट है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर जो है सबसे छोटे कण जिसको अपन एटम कहते हैं उससे बना है, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, इन शेप, साइज, मास एंड आल्सो इन प्रॉपर्टीज़। एक ही मेटल के एटम जो हैं हर तरह से समान होते हैं, प्रॉपर्टीज़ में भी, साइज में भी, ठीक है ना। ये दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा बोल रहा है, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन ऑल रेस्पेक्ट एंड हैव आल्सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और अलग अलग सब्सटेंस के एटम जो हैं वो पूरी तरह से भिन्न होते हैं, साइज में भी, प्रॉपर्टीज़ में भी, ऐसा कहना है इसका। फोर्थ में बोल रहा है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम ही वह छोटा कण है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ठीक है। और लास्ट में फिफ्थ बोल रहा है, एटम ऑफ द सेम आर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। देखो, एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस के एटम आपस में कंबाइन करके नए कंपाउंड बनाते हैं। और लास्ट में बोला है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को न तो हम बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इतने सारे रूल दिया है। हाँ, एटम को हम न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। और इसका लिमिटेशन भी दे रखा है अपने रूल का। लिमिटेशन में देखो क्या दिया है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये केमिकल कॉम्बिनेशन के अनेक जो रूल्स हैं उसके क्लैरिफिकेशन में पूरी तरह से सफल था ये, एक्सेप्ट द गैलुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। बस वो जो गैसियस फॉर्म में जो रिएक्शन होते हैं ना, जिसके लिए गैलुसाक लॉ है, उसको भर ये क्लियर करने में सफल नहीं हुआ। हाउएवर द थ्योरी सफर्ड फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन। यद्यपि इस थ्योरी का एक सीमा है जो कि नीचे दिया हुआ है। देखो क्या है, दीज आर गिवन बिलो। फर्स्ट, इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ, तो देखो लिमिटेशन में फर्स्ट लिमिटेशन है, इट कुड
इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन वेट बट नॉट ऑन वॉल्यूम। ये जो है वेट के हिसाब से जो केमिकल कॉम्बिनेशन है होता है, आपस में जो कंपाउंड एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, आपस में जो रिएक्शन होता है उसको समझाने में सफल रहा, लेकिन वॉल्यूमेट्रिकली मतलब उसको वॉल्यूम के हिसाब से यदि रिएक्शन होता है तो उसको समझाने में सफल नहीं हुआ। ठीक है ना। इट कुड गिव नो एक्सप्लेनेशन। सफल नहीं हुआ कि असफल नहीं? सफल नहीं हुआ माने असफल हुआ। मतलब वो उसको नहीं गिरेगा, हाँ कर सकता। हाँ, मतलब क्लियर नहीं कर सका वो, बेचारा हार गया। माने अब वॉल्यूम के हिसाब से क्या है, गैलुसाक का लॉ है, तो गैलुसाक के लॉ को ये क्लेरिफिकेशन नहीं दे सका, माने प्रैक्टिकली वो गैलुसाक के लॉ सही है ऐसा वो प्रूव नहीं कर पाया। तो जिन लोग लॉ बताते होंगे उन लोग प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। हाँ, बाद में उनको एक्सपेरिमेंटली यदि ट्रू होता है तभी वो लॉ बनता है, अगर नहीं होता तो नहीं हुआ तो ख़त्म। जहाँ तो जहाँ करते रहे तो वहाँ के धक्के मार के दिखा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सेकंड, अरे वो कहाँ नहीं, जहाँ भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, तो क्या किसी के अंडर में कर रहे हैं, किसी के ऑफिस में कर रहे हैं, कह रहे हो क्या? ज़रूरी नहीं है। वो तो पुराने जो साइंटिस्ट हैं वो खुद ब खुद अपना रिसर्च करते रहते थे, उनका अपना अलग रिसर्च सेंटर रहता था, वो किसी के अंडर में काम नहीं करते थे। अपने घर के अंडर राजा महाराजा का ज़माना था उनके समय में तो। पिक्चर में देखे। ओके, सेकेंड लिमिटेशन क्या बोल रहा है देखो, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन वाई द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास साइज एंड वैलेंसी। मतलब अलग अलग जो एलिमेंट के जो एटम का वैलेंसी, साइज और मास अलग अलग क्यों होता है, इसको क्लियर करने में ये असफल रहा। इट कुड नॉट गिव एन एक्सप्लेनेशन as to why atom of the same or different element combine to form molecule। मतलब एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ऐसा क्यों होता है इसको ये नहीं समझा सका। फोर्थ में बोला है द थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द बाइंडिंग फोर्सेस इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल और एटम के बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस होता है उसको एक्सप्लेन करने में भी ये असफल रहा। ठीक है। ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एक ही प्रकार के एटम या अलग अलग प्रकार के एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है इसको भी ये समझा नहीं पाया। ठीक है। हाँ, द थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ द बाइंडिंग फोर्सेस इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स विच अकाउंट फॉर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, जो 3 मैटर की 3 अवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होता है, उसके आपस में जो बाइंडिंग फोर्सेस के बारे में भी ये क्लियर नहीं कर पाया। बाइंडिंग फोर्सेस मतलब 2 एटम आपस में किसी फोर्स से ही तो बंधे रहते हैं, उसको बाइंडिंग फोर्सेस कहते हैं। लास्ट में 5th दिया है, इट कुड नॉट गिव अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एटम एंड मॉलिक्यूल। ये एक एटम और मॉलिक्यूल के बीच में स्पष्ट विभाजन नहीं कर पाया। ठीक है। ये इतने सारे इसके लिमिटेशन हैं, मैंने यहाँ ये असफल हो गया। लिमिटेशन का मतलब ये कहाँ पे ये थ्योरी फेल हो गया ये बताना रहता है। अब उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में इन सब चीज़ों को वो क्लैरिफिकेशन दिया होगा, देखो क्या है। बस करते हैं केमिस्ट्री को अब।